हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो पहली बात तो आप सभी लोग जल्दी से इस सेशन से जुड़ जाइए और इस सेशन को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर हम बात करें तो आज हम करने वाले हैं एचटेट, यानी आपके जो हरियाणा में होम साइंस के टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं। आज हम उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे हम चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट होम साइंस है तो आपको हर तरीके के PYQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, वो चाहे किसी भी स्टेट में पूछे गए हों। तो होम साइंस से संबंधित अब धीरे धीरे आपके वैसे क्वेश्चंस भी आने लगेंगे, ताकि हम लोग ये हो कि हमारी जो होम साइंस की समझ है वो और विकसित हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और ऐसे ही लगातार सेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर हो, आपका साथ साथ में रिवीजन होता रहे। तो यहाँ पे देखिए हम क्विज़ेस के माध्यम से और आप क्वेश्चंस वगैरह भी कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपके टेलीग्राम में आता है। देखिए यहाँ पे प्रीमियम में जुड़ने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप क्लास के साथ साथ टाइपिंग वगैरह यानी मैसेज वगैरह कर सकते हैं, यानी साथ में मेरे साथ साथ आप आंसर दे सकते हैं। हालांकि जब मैं क्लास लेती हूँ तो मैं आपके मैसेज नहीं देख पाती हूँ, लेकिन बाद में मैं वो मैसेज ज़रूर देखती हूँ, उसका रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप सब अपने मैसेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और मेरे साथ साथ आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आपका गृह विज्ञान है, यानी होम साइंस के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं मानविकी की शाखा, ठीक है, दूसरा है ललित कला की शाखा, तीसरा है विज्ञान और कला का व्यापक अध्ययन, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है गृह विज्ञान है क्या है, ये आपसे बताना है। ठीक है, तो जैसे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके ये क्वेश्चन आपको काफ़ी मदद करेंगे, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अभी इसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं ऐड किए हैं, इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें आपके आने वाले जो और अदर क्वेश्चन हैं वो आपको दिखेंगे। ठीक है, तो थोड़े थोड़े पार्टों में डिवाइड करके हमने क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आई होप आप सभी ने आंसर लगा दिया होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी क्या है आपका गृह विज्ञान, विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। आप देखिए साइंस का भी पार्ट होता है, आर्ट का भी पार्ट होता है, दोनों पार्ट से ये क्या होता है, रिलेट होता है। जैसे आपने पहले सुना होगा कि जब गृह विज्ञान माइंड में आता था तो लोगों को लगता था भाई घर गृहस्थी की चीज़ें होती होंगी, घर के बारे में होता होगा, कैसे खाना पकाना है, कैसे क्या करना है। लेकिन होम साइंस यानी गृह विज्ञान में आपका विज्ञान भी होता है, यानी साइंस का आधा पार्ट होता है। तो किसी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से यानी व्यवस्थित तरीके से कैसे आप करते हो, कैसे मैनेजमेंट करते हो, वो सब आपका गृह विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है एरिक्सन से। ठीक है, तो एरिक्सन के विकासात्मक सिद्धांत में जीवन काल को विभाजित किया गया है कितने भागों में, 4, 6, 8 या फिर 10। तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं आज के जो क्विजेस है उसमें भी मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं, एक दो अभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट्स टेलीग्राम में ज़रूर मिलता है, वैसे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते ही हैं, लेकिन साथ साथ में आपके क्विजेस के माध्यम से ना वो क्वेश्चन का रिवीजन भी होता रहता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 8। अभी हम आठों के बारे में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमें जानकारी लेनी होगी कि आखिरकार 8 कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए पहला क्या है आपका विश्वास बनाम अविश्वास, जो आपका जन्म से लेकर 1 ईयर तक होता है। ठीक है, दूसरा आपका होता है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, जिसको हम प्रारंभिक बचपन अवस्था कहते हैं, यानी 1 से 3 ईयर तक। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे पहल बनाम अपराध बोध यानी खेल उम्र की बात करें तो ये आपका ये जाता है 3 से लेकर 5 ईयर तक। चौथा है उद्योग बनाम हीनता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6 से लेकर 12 ईयर तक होता है, यानी जो स्कूल की अवस्था होती है उसको कहते हैं।
5th नंबर पे आता है आपका पहचान बनाम भूमिका भ्रम, यानी जो अडोलसेंस होता है यानी किशोरावस्था होता है, आइडेंटिटी लोग अपनी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका होता है 12 से 18 ईयर। वहीं अगर हम बात करें अंतरंगता बनाम अलगाव, यानी अंतरंगता मतलब एक तरीके से प्रेम आप कह सकते हैं, ठीक है, और अलगाव तो ये युवा वयस्कता अवस्था होती है, ठीक है, यंग अडल्टहुड कह सकते हैं हम इसको, यानी 18 से लेकर 40 ईयर के बीच होता है, ठीक है। और वहीं 7th है उत्पादक बनाम ठहराव, यानी मध्य वयस्कता अवस्था होती है, यानी ये मिडिल एज होती है 40 से 65 ईयर तक। और लास्ट है आपका अखंडता बनाम निराशा, यानी ये आपका वृद्धता मतलब वृद्धावस्था टाइप ओल्ड एज, ठीक है, 65 ईयर के ऊपर की अवस्था होती है, ठीक। तो यहाँ पे वो ढूंढने लगते हैं कि भाई हमारा अब क्या है, अब क्या एम है। तो इसके बारे में हम डिटेल में किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको हमको डीप स्टडी करनी चाहिए। फिलहाल आज बस इतना याद रखिएगा कि ये आठों के नाम आप लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहें। बहुत छोटा करूँगी तो आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ईयर याद रखिएगा और इनके जो 8 दिए हैं इन्होंने उसको याद रखिएगा। बाकी राइट आंसर तो आपको मैंने बता ही दिया, जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर है, यानी 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म के समय सैली के बेटे का वजन 3 किलो था, यानी जब सैली के बेटे का जन्म हुआ तब 3 किलो था, जो कि सही मानते हैं। कहते हैं 3 या 3.5 किलो का अगर बेबी होता है तो इसका मतलब है वो स्वस्थ है, उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वह उससे क्या उम्मीद करेगी जब वजन 1 वर्ष का मतलब जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाएगा तो वजन कितना होगा, ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 से 5 केजी, 5 से 6 केजी, 9 से 10 केजी या 12 से 14 केजी। तो जब जन्म हुआ तब 3 किलो का था, अब जब 1 साल का होगा तो कितना होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे एक तरीके से ये कह सकते हो कि 1 साल में वजन कितना बढ़ गया, 3 गुना, ठीक है। वजन 1 साल में कितना बढ़ गया, 3 गुना, जो कि आपका 9 से 10 केजी का हो गया। तो ये अच्छा मानते हैं और इसमें बच्चा स्वस्थ भी रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देते जा रहे हैं, याद रखिएगा ये जो चीज़ें हैं ना, ये आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये फीलिंग मैंने पहले भी लिया है। जैसे मान लो आप रिकॉर्डेड क्लास देखिए और जो आप लाइव क्लासेस देखते हैं उसमें आपको अंतर खुद ही महसूस हो रहा होगा। लाइव क्लासेस में एक बेनिफिट्स हमारे लिए ये होता है कि हम आपके क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर भी देते रहते हैं। जब हम साथ साथ में आंसर दे रहे हैं ना तो हम एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हो और वो चीज़ें हमें परमानेंटली याद रहती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो रिकॉर्डेड में हम सिर्फ सुनते हैं, मतलब हाथ से लिखते नहीं हैं, तो वो चीज़ें एक टाइम तो याद रहेंगी लेकिन दूसरे टाइम आप भूल जाओगे। तो जैसे कुछ स्टूडेंट हैं मेरे, वो मेरी मतलब जब भी क्लास होती है वो पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत मुझे अच्छा भी लगता है उनके कमेंट्स देख के, और मैं बहुत खुश भी हूँ। एंड यहाँ पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव ज्वाइन करें। हालांकि मैं आपके मैसेज नहीं देख पाती हूँ, लेकिन आपके मैसेज रहते हैं, मैं बाद में उनका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारंभ में गृह विज्ञान को क्या कहा जाता था, स्टार्टिंग में गृह विज्ञान को क्या कहते थे। ऑप्शंस हैं घरेलू विज्ञान, बी है गृह विज्ञान, सी है पर्यावरण विज्ञान और डी है जीवन विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ अगर आपके राइट आंसर की बात की जाए तो बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा, इसको कहते थे घरेलू विज्ञान। यानी एक तरीके से ये मानते थे कि इसमें घर की चीज़ें होंगी, परिवार की चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन होगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि गृह विज्ञान में सभी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे मैनेजमेंट की बात हो, चाहे आपके हेल्थ की बात हो, चाहे प्लानिंग वगैरह हो, या अदर चीज़ कह दे साइंस का आधे से ज़्यादा पार्ट हो, टेक्सटाइल वगैरह हो, हर चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि केवल घर गृहस्थी की चीज़ें ही कर पाना गृह विज्ञान होता है। और ये ऐसा नहीं है, ये कई सारे लोगों की मानसिकता में भी है। अभी भी मैं जैसे स्टार्टिंग से ही मैं 6 to 8 वालों को होम साइंस पढ़ाती थी, 8 ईयर मैंने होम साइंस पढ़ाया है उन लोगों को। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली जितने लोग थे, मैंने उनके माइंड में एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी है, उनके पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स भी ऐसे बोलते हैं कि गृह विज्ञान क्या है, घर गृहस्थी की चीज़ें होंगी, खाना कैसे पकाना है, कैसे खाना है, किसको कैसे अच्छे से देना, बस इतना ही होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है मैम, गृह विज्ञान अब काफ़ी
विस्तार ले लिया है, मतलब काफ़ी ब्रॉड तरीके से इसका विकास हो रहा है, इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो मानसिकता है, धीरे धीरे करके हम भी चाहते हैं कि गृह विज्ञान लोग पढ़ के ये मानसिकता जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर सके। तो ये आपका रहा पहला। और दूसरा है आपका, शरीर में प्रोटीन डैश 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 में टूट जाते हैं। तो शरीर में प्रोटीन किस में टूट जाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला है अमीनो अम्ल, दूसरा है फैटी एसिड, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है लिनोलिक एसिड। तो ये रहा आपका क्वेश्चन देखें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका अमीनो अम्ल, यानी शरीर में प्रोटीन अमीनो अम्ल में क्या करते हैं, टूट जाते हैं, एक तरीके से पाचन की क्रिया होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलोसिस किसकी कमी के कारण होता है। चिलोसिस किसकी कमी के कारण होता है ये आपसे पूछा गया है। थायमिन B1, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3 और ऑप्शन डी है विटामिन के। जैसा कि आप जानते हो विटामिन के की अगर कमी हुई तो जो आपका ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता, यानी वो जम नहीं पाता, और जैसे ही कभी मान लो आपकी हथेली में या कहीं पे भी स्क्रैच लग गया या खून निकलने लगा तो वो खून जल्दी रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन के की कमी की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी राइबोफ्लेविन यानी B2। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक तरीके से ये हो जाता है कि जो आपके होंठ और ये जो आपके होंठ के किनारे होते हैं ना, ये थोड़ा सा फटने लगते हैं, मतलब दरारें जैसी आने लगती हैं, या आप समझ सकते हैं कि सूजन जैसी होने लगती है। आपने देखा है होंठों के किनारे किनारे कुछ लोगों के ऐसे होने लगता है, तो ये इसी की कमी की वजह से हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, आय में उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जाती हैं। परिवार जिसमें विनिमय का कोई माध्यम यानी आमतौर पर पैसा होता है शामिल किया जाता है। तो वो कौन सी आय है, धन आय, प्रत्यक्ष आय, मानसिक आय या फिर अप्रत्यक्ष आय। तो आय में उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जाती हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन डी, यानी अप्रत्यक्ष आय, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो देखिए जो आपकी डायरेक्ट इनकम होती है यानी प्रत्यक्ष आय होती है, ये आप समझ सकते हैं कि किसी संगठन या किसी भी व्यक्ति से हम जब सीधे तौर पर जो आय प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष आय बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपके मनी इनकम के बारे में, तो मनी इनकम मतलब पैसा या धन के रूप में कोई चीज़ अगर हमें प्राप्त होती है, मतलब पैसे या धन के रूप में कोई आय प्राप्त होती है, वो क्या होती है, मनी इनकम होती है। अगर हम यहाँ बात करें तो मानसिक आय के बारे में, तो एक तरीके से ऐसी आय जो पुरस्कार वगैरह के रूप में हमें प्राप्त होती है वो क्या होती है, मानसिक आय होती है। और जो अप्रत्यक्ष आय होती है वो तो आप जानते हैं कि किसी अन्य स्रोत से जो हमें प्राप्त होती है आय, जैसे ब्याज है, किराया वगैरह है, तो वो सब आपका क्या होता है, अप्रत्यक्ष आय होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो दूसरे पेज में जा चुके हैं, फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि रंजना 85 साल की महिला है, यानी 85 साल की महिला है, उनके लिए किस तरह का कपड़ा खरीदा जाना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे एज वाली महिला के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं जिसकी उम्र 85 ईयर है, तो किस तरीके का आप कपड़ा खरीदेंगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कपड़े में हुक होना चाहिए, पहला। बी है आसानी से धोने योग्य और दाग प्रतिरोधी होना चाहिए। सी है बोल्ड रंगों के साथ एक जटिल डिजाइन होनी चाहिए। और डी है तंग और बिना खिंचाव वाले कपड़े होने चाहिए। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आप बताइए कि अगर 85 ईयर की मतलब लेडी होंगी, ओल्ड एज ही आप समझेंगे, तो वहाँ पे उनको किस तरीके के कपड़े मतलब खरीदे जाने चाहिए। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी आसानी से धोने योग्य और दाग प्रतिरोधी, यानी जिसको आप आसानी से धो सकें और जिसमें दाग वगैरह अगर लगे भी तो भी वो जल्दी से हट जाए, ठीक है। बोल्ड रंगों का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने देखा है कि जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उन्हें बहुत ज़्यादा चटक 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 मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड रंग वाले जो कपड़े होते हैं वो नहीं पहनाने चाहिए, ठीक है।
कपड़े में हुक होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। तंग और बिना खिंचाव वाले कपड़े होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेचेबल टाइप के होते हैं तो भी आसानी रहती, कंफर्टेबल होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो ऐसे कपड़े होने चाहिए जो कंफर्टेबल हों, आसानी से आप उन्हें धुल सकें। ठीक है, तो इस तरीके के कपड़े जो एज हो जाती है, जैसे ओल्ड एज वाले हो जाते हैं, उनको ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए। नेक्स्ट है आपका डैश 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 आश्वासन देता है कि उपभोक्ता हितों को उचित मंचों पर उचित ध्यान मिलेगा। आपके ऑप्शंस हैं, क्या पूछा गया है? मूलभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत, बी है निवारण प्राप्त करने का अधिकार, सी है सुनवाई का अधिकार और डी है सुरक्षा का अधिकार यानी राइट टू सेफ्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि आश्वासन देता है कि उपभोक्ता हितों को उचित मंचों पर उचित ध्यान मिलेगा। तो यहाँ आपके चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और राइट आंसर की बात की जाएगी तो जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर देखते हैं तो होगा आपका निवारण प्राप्त करने का अधिकार। बी है आपका निवारण प्राप्त करने का अधिकार, ये आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। यानी निवारण प्राप्त करने का अधिकार आश्वासन देता है कि उपभोक्ता हितों को उचित मंचों पर उचित ध्यान मिलेगा। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सही मात्रा में ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, खनिज लवण और पानी युक्त आहार को सही आहार कहा जाता है। आपके ऑप्शन है पोषण, बी है उत्तम आहार, सी है संतुलित आहार और डी है खाद्य पिरामिड। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें समस्त पोषक तत्व एक उचित मात्रा एवं अनुपात में होते हैं। जैसे समस्त पोषक तत्व आप जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, विटामिन, खनिज लवण जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सभी पोषक तत्व एक उचित मात्रा और अनुपात में होते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपड़ा खरीदते समय आप उसकी मजबूती की जांच कैसे करते हैं? तो अगर आप कपड़ा खरीदते हैं तो आप उसकी मजबूती की जांच कैसे करते हैं? आप सभी ने कपड़े खरीदे होंगे, भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कैसे चेक करते हो कि ये कपड़ा मजबूत है, अब इसे लेना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, कपड़े को प्रकाश के विपरीत रखकर, कपड़े को खरोंचना या खींचना ताकि यह पता चल सके कि धागे आसानी से हिलते नहीं हैं, सी है कपड़े पर कोई गलत छपाई या काला क्षेत्र नहीं होना चाहिए, कपड़े को कोने से खुरच कर, ठीक है, पूछ कर नहीं, खुरच कर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कपड़े को खरोच कर या खींचना। एक तरीके से देखो, जब हम लोग कपड़ा चेक करते हैं तो हाथ से थोड़ा सा खुरचते हैं, ठीक है, रफ करते हैं। और उसके बाद जैसे साड़ी वगैरह की अगर बात की जाए तो साड़ी वगैरह में देखिए दोनों छोरों को पकड़ के हल्का सा साइड बाय साइड खींचते हैं, ताकि इससे ये पता चल जाए कि ऐसा तो नहीं है कि खींचने मात्र से ही धागा अलग अलग हो जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि अगर साड़ी वगैरह कमजोर होती है ना तो खींचो ना जरा सा भी तो धागा अलग अलग होने लगता है। और वही ऐसी साड़ी खरीद के ही ले आओ तो फिर 1-2 दिन बाद वो साड़ी धागा निकलने लगता है उसका। तो ये जब समस्याएं होती हैं तो दुकान में ही हमें जाके चेक कर लेना चाहिए पहले ही, जब हम ले रहे हैं तब। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखा है कि गलत छपाई या काला क्षेत्र नहीं होना चाहिए, तो वो तो हम चेक करते हैं कि भाई हम जब कोई भी साड़ी खरीदते हैं तो वो तो हम चेक करते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कहीं धब्बे वगैरह पड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कहीं की कढ़ाई निकली हुई है, कहीं खाली स्थान दिया हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें तो चेक करते हैं, लेकिन मजबूती के लिए हम थोड़ा सा इस तरीके का काम करते हैं जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा है? अवधारणाएं मतलब आपका एक तरीके से कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपका कहाँ बनता है, किसका एक हिस्सा होता है? भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट या फिर सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। तो जैसे आपके कॉन्सेप्ट हैं, आपकी अवधारणाएं हैं, आपकी समझ कहाँ से विकसित हो रही है? तो वो विकसित होती है आपका बौद्धिक विकास से। तो ये किसका हिस्सा है? आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का हिस्सा है, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है?
राइट आंसर है। रतौंधी को दूर किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो देखो रतौंधी होता है किसकी कमी की वजह से, तो वो होता है आपका विटामिन ए की कमी की वजह से, क्योंकि कई बार इसमें होता है कि आपके जो आंखों की रेटिना है वो प्रभावित होती है और इसमें पहले तो आपको धूमिल दिखाई देगा, धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, बिल्कुल आपको दिखाई ही नहीं देगा। तो ये जो समस्या है, ये समस्या काफ़ी बड़ी है। तो आंखों के आगे आपने देखा होगा कि जो वाइट वाइट से झिल्ली पड़ जाती है पूरी की पूरी, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो रोशनी देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे अगर इसका इलाज ना किया गया तो वो धीरे धीरे आप मतलब बिल्कुल ही नहीं देख पाएंगे, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो जैसे टीजीटी पीजीटी में तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर वहीं बात करें हम आपके यूजीसी नेट की, तो यूजीसी नेट में इसके सीक्वेंस लगाने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे आपके विटामिन ए की कमी से कई सारे रोग होते हैं, रतौंधी तो इसका एक पार्ट है। उसके बाद अगर बोला जाए तो आपका कॉर्नियल जीरोसिस है, कंजक्टाइवल जीरोसिस है, केरोटोमलेशिया है, कई सारी चीज़ें हैं, तो उनके सीक्वेंस लगाने के लिए आते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य ऑप्शन की, तो जैसे विटामिन डी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है आपका सूखा रोग या हम उसे रिकेट्स भी बोल सकते हैं। विटामिन बी या बी1 आप कह सकते हैं, इसमें होता है आपका बेरी बेरी नामक रोग। और विटामिन सी की कमी से, जो कि आपके खट्टे पदार्थों से इसकी पूर्ति होती है, उससे होता है आपकी स्कर्वी नामक रोग। ठीक है, तो विटामिन ए सी डी और बी आपको सभी मालूम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म से लेकर 6 माह तक शिशु का जो सिर होता है वो छाती की तुलना में कैसा है, छोटा है, समान है, आधा है या फिर बड़ा है। तो जन्म से लेकर 6 माह तक शिशु का सिर जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, यानी लार्जर है। ठीक है, तो यहाँ पे छाती की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है आपका सिर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवस्थित मानसिक क्षमताएं लगभग उसी उम्र में विकसित हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो व्यवस्थित मानसिक क्षमताएं हैं किस उम्र में विकसित हो जाती हैं। औपचारिक परिचालन आयु, ठोस परिचालन आयु, संवेदी मोटर आयु या फिर परिचालन पूर्व आयु। तो यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो जीन पियाजे जी की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है, जो उनकी थी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, तो उनमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी जो क्रमवार थी। तो पहले तो आपकी क्या थी, सेंसरी मोटर, जो आपकी 0 से लेकर या आप कह सकते हो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक थी। उसके बाद आपका क्या था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से आपका 7 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष का होता है। और वहीं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो लास्ट होती है वो होती है 11 के ऊपर की आयु। तो इस तरीके से क्रम लगाने के लिए, अब जैसे वैसे एग्जामों में क्रम लगाने के लिए भी आते हैं, जैसे सीटेट टाइप्स एग्जाम होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्यवस्थित मानसिक क्षमताएं लगभग उसी उम्र में विकसित होती हैं। तो ये ऑप्शन आपका जो सही होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन पहला, यानी औपचारिक परिचालन आयु, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ, ये जो औपचारिक परिचालन आयु है यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ये अमूर्त और काल्पनिक रूप से सोचने, या अगर बात करें क्रिटिकल थिंकिंग या समस्या सुलझाने की जो क्षमता होती है, यानी एक तरीके से बात करें तो कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने पर तब बच्चे में इतनी क्षमताएं आ जाती हैं कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पे ठोस समस्या को हल करने, लॉजिकल थिंकिंग करने की जो स्किल है बच्चे के अंदर, वो आने लगती है। सेंसरी मोटर स्टेज की बात करेंगे तो बच्चा अपनी इंद्रियों, यानी अपनी जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं उनका इस्तेमाल करके, बच्चा सेंसेस का इस्तेमाल करके चीज़ें करना शुरू करता है। बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस के भी गुण आ जाते हैं। वहीं अगर हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे क्या कर रहा है, अब लैंग्वेज का यूज़ करना सीख रहा है, यानी भाषा का प्रयोग कर पा रहा है बच्चा, सिंबल्स देख रहा है और लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये 2 से 7 वर्ष की होती है। तो यहाँ पे जो जीन पियाजे जी की थ्योरी है उसको भी हमने समझा। तो ये इंपॉर्टेंट रहे आपके 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। यहाँ पे बेसिकली चीज़ें आपकी और बेहतर हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा। सपोर्ट किस बेस पे, आपके लाइक्स चाहिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।
बस इतना ही मुझे चाहिए, काफ़ी कम माँग रही ना? हाँ ठीक है, तो थोड़ा बहुत हँसी मज़ाक की बात है, ठीक है? अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, जितनी मुझसे हो पाएगी मैं उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो आपकी विश्वास सीरीज़ है, ये लगातार आपकी, जब तक, जैसे आप जानते हो कि भाई टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला था आपका 14 और 15 मई को, वो टलकर आपका क्या हो गया है कि जुलाई में चला गया है। तो यानी आपको लगभग 2 मंथ का प्रॉपर टाइम मिल गया है तैयारी करने के लिए। लेकिन एक तरीके से निराशा भी होती है, कई सारे बच्चे छुट्टी वगैरह लेके भी तैयारी कर रहे थे। तो मतलब कई सारे प्रॉब्लम हैं, बट बेसिकली अब जब चेंज हो ही गया है तो डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि हम उसको कंटिन्यू, बहुत ज़्यादा स्पीड ना सही, लेकिन जितनी स्पीड से हम पढ़ रहे थे उस स्पीड से तो हम कंटिन्यू करें ही, ताकि ऐसा ना हो कि मेन टाइम में जब एग्ज़ाम हो फिर ये हमें अफसोस हो कि मतलब लास्ट मोमेंट में हमने अच्छे से स्टडी नहीं की इसलिए हमारा लॉस गया है। तो ये जो आपकी विश्वास सीरीज़ है ये लगातार चलती रहेगी। उसके साथ साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्लास आती रहेगी। और जो आज हमने हरियाणा का पेपर सॉल्व किया, ऐसे ही अदर स्टेट के भी हम पेपर सॉल्व करते जाएंगे ताकि और चीज़ें हमारी क्लियर हों। तो ये जो चीज़ है, ये एक स्टूडेंट है हमारी, उन्होंने बोला था कि हरियाणा का पेपर सॉल्व कराने के लिए, तो एक तरीके से मुझे बिल्कुल सही माइंड में था नहीं, लेकिन उसने याद दिलाया तो उसके लिए उसको थैंक यू। एंड बेसिकली अब हम लोग ऐसा करेंगे, बीच बीच में जो आपके अदर स्टेट के पेपर हैं उनको भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि चीज़ें अदर भी पता चलती रहें कि किस जगह कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।